नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल पे। तो यहाँ पर हम लोग सीयूईटी याम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। साथ साथ जो है आने वाले पेपर के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर डिटेल डिस्कशन होगा। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर कि आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ साथ जो है आपको वीकली टॉपिक वाइज भी टेस्ट करवाया जाता है और आपको लास्ट में 10 मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, ठीक है। और हमारे द्वारा जो है गाइडेंस, डाउट सेशन, साथ साथ जो है आपके टॉपर्स बैच को आपके जो ज्वाइन करने का मौका है। लास्ट टाइम हमारे यहाँ पर से लगभग 100% से जो है सिलेक्शन रेट रहा था। तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़े टॉपर बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न से, अ फर्म इज़ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइजेस इन ऑर्डर टू। तो किस जो है आपके एस्पेक्ट में जो है यहाँ पर आपका ये आपका जो फर्म है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट करता है। अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, आप जानते हैं यहाँ पर कि लार्ज नंबर ऑफ जो है बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ओके। ये जो है पहला फीचर है इसका। याद रखिएगा कि कोई भी यहाँ पर जो है आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, जो जब मन करे आप इस फॉर्म यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका सेलिंग कॉस्ट होता है। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग साइज, शेप, टेक्सचर का जो है प्रोडक्ट है। तो इस वजह से उसको जो है डिफरेंट दिखाने के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट याद रखिएगा डिफरेंशिएटेड है, यानी है तो एक कंपोनेंट से बना हुआ, पर उसने क्या किया, साइज़, कलर, टेक्सचर को चेंज किया। जैसे अब एग्जांपल ले कि सोप है, ठीक है। सोप आपका हो गया, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि डव भी है, लक्स भी है, ठीक है। और आप यूज़ करते हैं पेयर्स भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट जो है सोप को ले सकते हैं, पर सबका काम क्या है, आप जो है उससे नहाते ही हो। पर याद रखना कि कैसे आपको बेचा जाता है। आप देखते हो कि किसी ने बोला कि मेरा जो डव है वो ज़्यादा बेटर है आपके लक्स से या फिर आपके जो है डेटॉल से। वो कुछ जो है थोड़ा सा फीचर अलग दिखाते, कैसे दिखाते हैं वो सेलिंग कॉस्ट का यूज़ करके। क्लियर? ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके फीचर हैं मोनोपोलिस्टिक के, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। तो क्या यहाँ पर मेक प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कॉम्पिटिटर, क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एकदम सिमिलर बना दिया तब आपको कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। पर क्योंकि यहाँ पर आपको कंपटीशन देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड इन नेचर के होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इन नेचर के होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसका फीचर देख सकते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट टू लेफ्ट। क्या इनका डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है? आप सभी को पता है कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वही हमारी डिमांड और वही हमारा प्राइस होता है, और ये हमारा जो है मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी डिमांड जो है डिमांड कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व शिफ्ट कर जाती है टूवर्ड्स लेफ़्ट। लेफ़्ट को शिफ्ट करने का मतलब है कि क्या इस तरीके से आपका शिफ्ट हो जाता है ये? तो ये भी हम नहीं देखते हैं। अगर हम बात करें मेक द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक। अब बात करेंगे कि कैसे ये लेस प्राइस इलास्टिक होता है आपका डिमांड कर्व, ठीक है। हमने ये देखा कि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है एंड दिस वन इज़ अवर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये कहाँ पर आपका जो है ज़ीरो होता है, जहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी 1 होती है। क्लियर? और इसके ऊपर वाले जोन में कौन जो है आपका सप्लाई करता है प्रोडक्ट का? मोनोपोलिस्ट जो होता है, मोनोपोली जो प्रोड्यूसर होता है, वो इस प्राइस लेवल पे सप्लाई करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जब बात करेंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेक डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक। लेस प्राइस इलास्टिक का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें मोर इलास्टिक का मतलब आप जानते हैं ग्रेटर देन 1 का केस, यानी ग्रेटर देन 1 का केस अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, अगर हम ग्रेटर देन 1 का केस, तो जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर इन दोनों को रिलेशन के समझें तो हम देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा बदलाव आया होगा एज़ कम्पेयर टू आपकी प्राइस के। अगर हम देखें क्वांटिटी डिमांड 50% बदली है और प्राइस 10% बदला है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी?
ग्रेटर देन 1 यानी आपकी हाईली इलास्टिक। पर लेस इलास्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो आपका 10% बदला और प्राइस जो है वो 20% बदल गया, ठीक है। तो वैल्यू जो है 0.5 आ गई विच इज़ लेस देन 1, है ना। लेस देन 1 यानी आपके प्राइस की चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेस प्राइस इलास्टिक, ठीक है, यानी लेस प्राइस इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस अगर हम थोड़ा भी चेंज करें, ठीक है, तो डिमांड जो है बहुत ज़्यादा आपकी नहीं बदलती है। प्राइस में हम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको और सही से बनाएं तो हम देखेंगे कि प्राइस में ज़्यादा बदलाव आता है, ठीक है, प्राइस में ज़्यादा बदलाव आता है, जबकि ये वाला जो बॉक्स होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले के, ठीक है। तो प्राइस ज़्यादा बदलती है एज़ कम्पेयर टू आपके क्वांटिटी के, ठीक है, यहाँ पर। ओके, क्लियर। प्राइस में ज़्यादा बदलाव आता है जबकि क्वांटिटी में कम बदलाव आता है आपके कहाँ पर, फर्म के जो है अगर एडवर्टाइज़ करने से, ठीक है। एडवर्टाइज़ करने का मतलब क्या है कि वो एडवर्टाइज़ कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि प्राइस अगर उसने हायर भी रखा है तो कम लोग जो है आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम बात करें यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन की, तो अगर परफेक्ट कंपटीशन का अगर आप बेसिकली क्रक्स समझे कि क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो एक तरीके का ये ऐसा मार्केट है जो जल्दी देखने के लिए नहीं मिलता है, आइडियल मार्केट कह सकते हैं, जहाँ पर कि प्राइस जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। प्राइस जो है कांस्टेंट होती है। अगर हम बात करें तो प्राइस जो होती है वो डिमांड और आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है। प्राइस डिसाइड कहाँ होती है, आपकी इंडस्ट्री के डिमांड जो है, आपकी इंडस्ट्री में जो डिमांड और सप्लाई रहती है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये प्राइस प्रिवेल कर रही है यही जो है आपका जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाला क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू डिमांड और यही हमारी जो है प्राइस होती है। सपोज़ कि प्राइस 10 चल रही है तो आपका एवरेज रेवेन्यू भी 10 होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 होगा और डिमांड भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। तो ये है। अगर हम फीचर की बात करें तो यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं साथ साथ होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस इन नेचर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। याद रखिएगा फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। नो सेलिंग कॉस्ट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की, ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की इस मार्केट में। ओके, इसमें याद रखिएगा, यानी फैक्टर जो होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं इन्वॉल्व होता है, वो कई काम करता है एक साथ, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ओके, बट यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए ट्रू नहीं है प्राइस यहाँ पर, क्या LAC के बराबर नहीं होता है। तो हम बात करें अगर दिस वन इज़ AR एंड MR एंड डिमांड एंड प्राइस, ओके 10 चल रहा है भाई, और ये हमारा मार्जिनल जो है कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी हो रही है तो ये तो हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका एवरेज कॉस्ट के बराबर आ गया, जहाँ पर कि क्या होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। क्लियर। अब ये आपका ये तो पॉइंट सेटिस्फाइड हुआ। अब हमें पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, MC इक्वल्स टू MR, ओके, और MR क्या करे, MC क्या करे, नीचे से कट करे, MC कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो, नीचे से जो है कट करे। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स हुए इसके, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। ओके, क्या यहाँ पर जो है मार्केट डिमांड कर्व कमोडिटी की हॉरिजॉन्टल होती है, यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व की बात कर रहा है, नॉट अ इंडिविजुअल डिमांड फॉर द कमोडिटी, क्या आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। तो यस, यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल होती है ना। अगर हम बात करें
अगर हम मार्केट डिमांड कर्व की बात करें तो दिस वन इज़ और डिमांड कर्व, जो कि हमारा किसके, यही हमारा एवरेज रेवेन्यू था ना, और यही हमारी डिमांड भी थी। तो ये तो हॉरिजॉन्टल होती है ना। देखिए ये आपके एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। फर्म क्या यहाँ पर आपका लॉन्ग जो है अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट जो है स्पेसिफिकली अर्न करती है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट रन में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर आपका इसको हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन बन सकता है, नो लॉस का सिचुएशन बन सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट और जो है नॉर्मल लॉस का सिचुएशन बनता है, ठीक है। सिर्फ हम ये नहीं कहते कि फर्म अर्न करेगी नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है। पर डी वाला भी देख लेते हैं। इन लॉन्ग रन फर्म ऑपरेट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट पे रन करती है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने अभी आपको डायग्राम बताया कि किस तरीके से बनता है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट है ना। एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे कौन कट करता है, आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रन करता है, यहाँ पर जो है हमें लॉन्ग रन में बेसिकली देखने के लिए मिलता है क्या, आपका नॉर्मल प्रॉफिट। पर हमेशा जो है फर्म नॉर्मल प्रॉफिट आपका अर्न नहीं करता है। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन में करता है। शॉर्ट रन में 4 तरीके के होते हैं, जिसमें हमने देखा कि आपका एक जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल था, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस, और एक हमारा शट डाउन पॉइंट था, ठीक है। शट डाउन पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट ये भी समझ लेते हैं। तो शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है, ठीक है। शट डाउन पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि सिर्फ हम क्या कवर कर पाते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ कि मैंने जब प्रोडक्शन किया तो मेरा जो है टोटल कॉस्ट में मेरा जो है कुछ आपका वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल फैक्टर में मेरा लगा, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स फैक्टर में मेरा फिक्स कॉस्ट लगा, ठीक है। मान लो कि मेरा 10 रुपये जो है वेरिएबल कॉस्ट लगा और 10 रुपये मेरा फिक्स कॉस्ट लगा। पर मैंने जब सेल किया तो मैंने सिर्फ 10 रुपीज़ का ही सेल किया, तो मेरा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही मैं कवर कर पाई। मान लो कि 20 लिया मैंने, सिर्फ 10 ही रुपये का मैं बेच पाई और सिर्फ 10 ही रुपये मैं कवर कर पाई। तो जो ये 20 रुपये मैं नहीं कवर कर पाई, ये मेरा क्या हो गया, ये एक शट डाउन पॉइंट का सिचुएशन है, जहाँ पर कि फर्म क्या करता है, इस लॉस को इनकर करता है और आगे प्रोडक्शन करता है। तो उसको हम लोग शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। और नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन जो होता है, वहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। जितना टोटल रेवेन्यू आपका होगा वो टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, वो हमारा क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन, या फिर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। क्लियर। और हमने जब शट डाउन पॉइंट देखा तो हमारा शट डाउन पॉइंट में बेसिकली टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, हम इतना ही कवर कर पा रहे हैं। या फिर टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है आपके किसमें, शट डाउन पॉइंट में। और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस का, यानी NPNL का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा आपका को 4th वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें देख लेते हैं। इन 2016 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वाज अवॉर्डेड फॉर, किस चीज़ के लिए मिला था, तो याद रखिएगा जो कंट्रीब्यूशन था इन कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। 2016 में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए मिला था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसको मिला था, ठीक है, किसको मिला था वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम टू पैरेलल डिमांड कर्व AD एंड CD। ये AD है और ये CD आपका 2 डिमांड कर्व गिवन है। अब इसमें पूछ रहा है R, जो ये R पॉइंट है और S पॉइंट है, क्या यहाँ की इलास्टिसिटी होगी, किस पॉइंट की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम देखें इस लाइन को तो मान लीजिए कि दिस वन इज़ AB लाइन, ठीक है, ये AB लाइन है और CD थोड़ा सा उससे बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो CD अपने मिड पॉइंट पे है, ठीक है, जिस पे कि S मेरा बना हुआ है, और AB का ये जो है थोड़ा सा अपर पोर्शन पे है, ठीक है, जो कि R पॉइंट हमारा है। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करें आपके इस इलास्टिसिटी कर्व की, देखो ये हमारा इलास्टिसिटी है जिस पे कि
हमने देखा था कि इलास्टिसिटी यहाँ पर हमारी क्या होती है आपकी, याद रखना, यहाँ पर हमारा 0 होता है, यहाँ पर <<1, ठीक है, यहाँ पर =1, यहाँ पर आपका <<1 और यहाँ पर इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पर इतने पॉइंट्स हमें इलास्टिसिटी के मिलते हैं। तो हमने आर को देखा कि वो या इस रेंज पे लाई कर रहा है, तो आर की इलास्टिसिटी आपके, अगर हम इसकी इलास्टिसिटी से देखें तो ग्रेटर होगी, है ना। यहाँ पर एस लाई कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखो आर लाई कर रहा है, तो आर की इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन एस की इलास्टिसिटी से, ठीक है। आर की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन एस की इलास्टिसिटी से हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। इसी क्वेश्चन था, पर आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे जो मैंने अभी जस्ट बनाया था, ठीक है। ये डिमांड कर्व होती है और इस पर हम देखते हैं डिफरेंट जो है डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी, जिसको किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर <<1, यहाँ पर =1, मिड पॉइंट पर हमारा =1 होती है, फिर यहाँ पर जो है <<1 होती है और यहाँ पर क्या होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, यहाँ वाले रेंज में कौन पसंद करता है रहना, याद रखिएगा कि यहाँ वाले रेंज में आपका मोनोपोली जो होता है, मोनोपोलिस्ट, है ना, मोनोपोलिस्ट जो होता है, मोनोपोली प्रोड्यूसर, वो रहना पसंद करता है, जहाँ पर प्राइस वो हाई रखता है, क्वांटिटी की सप्लाई कम करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीजेज एट आउटपुट इंक्रीजेस। तो कौन सा ऐसा कॉस्ट होता है जो कि लगातार आपके आउटपुट के इंक्रीज होने से डिक्रीज करता है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो दिस वन इज़ आउटपुट, अगर हमारा आउटपुट है 1 2 3 4, ठीक है। अगर हमारा जो है फिक्स कॉस्ट है, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा 5 रुपीज़ है। क्लियर। तो अगर हम आपका एवरेज फ़िक्स कॉस्ट निकालें तो एवरेज फ़िक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ़िक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे आपके जो है 1 से, तो 5 आ जाएगा। फिर 2 से किया 2.5 आया, फिर 3 से किया तो 1 पॉइंट आपका जो है समथिंग आ जाएगा। क्लियर। तो ये वैल्यू क्या देख रहे हो तुम, ठीक है, ये वैल्यूज़ क्या हो रही है, लगातार क्या कर रही है, जैसे जैसे तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है, गिरती जाती है, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ पर फिर से कम आने लगेगा, ठीक है, पॉइंट समथिंग आने लगेगा। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो है फिक्स कॉस्ट कम होते जा रहा है। कॉज क्या है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है टोटल फिक्स कॉस्ट से, और टोटल फिक्स कॉस्ट होती है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट नंबर को तुम एक नंबर से जो है जैसे जैसे नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज़ करेगी उससे डिवाइड करते जाओगे तो ये तुम्हारी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ करते जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हियर। एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एज्यूम लिया है, यहाँ पर जूम किया हुआ है दैट पीपल लाइक ओनियन ऑन देयर हैमबर्गर एंड इफ सप्लाई ऑफ हैमबर्गर्स डिक्रीजेज द डिमांड फॉर द ओनियन विल मोस्ट लाइकली। क्या होगा आपका, अगर हैमबर्गर का जो आपका क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, फिर से रीड करते हैं। द सप्लाई ऑफ हैमबर्गर क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ हैमबर्गर डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, डिमांड ओनियन का क्या होगा, क्या वो बढ़ेगा। आपको पता है कि जो हैमबर्गर होता है, बर्गर में क्या होता है, हम देखते हैं ना कि ओनियन होता है, मतलब एक तरीके से दोनों किस नेचर के हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड। कॉम्प्लीमेंट गुड वो गुड होता है जिसमें जैसे आपने कार देखा और पेट्रोल देखा, बिना पेट्रोल के कार नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक आपका कॉम्प्लीमेंट गुड हुआ। अब बात करेंगे किस तरीके से, अगर मान लो कि अगर हम कार और पेट्रोल की बात करते हैं, कार और पेट्रोल ले लो, when price of the petrol is increases then demand for the car is decreases। कैसा रिलेशनशिप आता है, नेगेटिव रिलेशनशिप आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा, क्या ये रिमेन अनचेंज्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। इंक्रीज़ करेगा बिकॉज हैमबर्गर ओनियन आर कॉम्प्लीमेंट, क्या ऐसा होगा कि इंक्रीज़ करेगा, पर यहाँ पर जो हमने देखा कि हैमबर्गर का सप्लाई जो है वो कम हो रहा था, तो ऐसा होगा नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज़ कर दिया डिक्रीज़ बिकॉज हैमबर्गर एंड ओनियन आर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हैमबर्गर जो होता है वो ओनियन से ही बनता है एंड कॉम्प्लीमेंट गुड है दोनों। तो ऑब्वियस सी बात है कि
जब हैमबर्गर की सप्लाई कम हो रही है तो यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिमांड कम हो जाएगा आपके किसका, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट गुड का। यानी कौन सा कॉम्प्लीमेंट गुड था यहाँ पर, ऑनियन। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इंक्रीज इन इफेक्टिव मिनिमम वेज टू हैव लेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। यानी यहाँ पर वेज आपकी बढ़ रही है तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर डिमांड फॉर द लेबर इज़ रिलेटिवली इलास्टिक होगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज इन इफेक्टिव मिनिमम वेज टू हैव लेस ऑफ इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो क्या यहाँ पर डिमांड फॉर लेबर रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा, या फिर आपका डिमांड फॉर लेबर इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा, ठीक है, या फिर आपका दिस इज़ डिराइव डिमांड। अगर हम बात करें तो वेज बढ़ रही है, वेज बढ़ने का मतलब है कि डिमांड कम हो जाएगी वेज की, ठीक है। वेज जो है बढ़ रही है तो डिमांड जो है, जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे वो लेबरर्स को कम रखेंगे, तो यहाँ पर किस तरीके की डिमांड हो जाएगी, इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। यानी कि वेज बढ़ने की वजह से डिमांड में कमी आ गई, वेज ज़्यादा बदल रहा है और डिमांड कम हो जा रहा है, तो डिमांड फॉर द लेबर इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक यानी लेस देन 1 का केस हो जाएगा। अब ये किस तरीके की डिमांड है, दिस वन इज़ द डिराइव डिमांड, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, डिराइव डिमांड को क्या कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं, दैट इज़ तुम्हारा क्या हो जाए। तो अगर हम डिराइव डिमांड को समझे तो डिराइव डिमांड वो डिमांड होती है जब हम, जैसे सपोज़ कि हमें अपना आउटपुट बढ़ाना है तो हम ज़्यादा रॉ मटेरियल रखेंगे, तो रॉ मटेरियल का जब हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल का जो डिमांड हो रही है दैट इज़ डिराइव डिमांड, ठीक है, एंड आउटपुट जो हमारा होगा वो डायरेक्ट डिमांड में होगा। क्लियर, तो ये क्या वहाँ पर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है D1 इज़ करेक्ट बिकॉज कि उसमें दोनों ऑप्शन गिवन था। क्लियर, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लास्ट मतलब लेंगे अपना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्या एडम स्मिथ ने एडवोकेट किया था, क्या उन्होंने लेजर्स फेयर की बात किया था, यानी लेजर्स फेयर का मतलब क्या है, देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या सेकंड जो इनविजिबल हैंड की बात किया था, ठीक है। थर्ड वन इज़ फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात की थी, और चौथा उन्होंने बोला था कि मार्केट कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ ने ये चारों पॉइंट्स की बात की है, ठीक है, चाहे वो आपका लेजर्स फेयर हो, चाहे इनविजिबल हैंड हो, चाहे फ्री ट्रेड पॉलिसी हो एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो सके, ओके। जिसमें कि हम आपको कंटेंट भी देंगे और आपको टेस्ट भी देंगे, और आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, मैराथन सेशन, स्पेशल लेक्चर्स बाय जो है गेट क्वालिफाइड टीचर्स। तो आप जो है हमारे बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपर्स बैच को, आप टॉपर बनने के लिए। और हमें जल्द से जल्द आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दीजिएगा नेक्स्ट क्विज़ के लिए। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।